वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 7 जनवरी है तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में आप लोग के लिए पीटी, मेंस और इंटरव्यू और कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम आप लोग फील करते हैं वो स्टेट का हो या सेंट्रल का, उससे रिलेटेड पीटी फैक्ट क्या है उस पर हम लोग भी चर्चा करेंगे। यह पीटी, मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट जो सीरीज चलता है वो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो विशेषकर आप लोग ध्यान दीजिएगा। और आगे बढ़ने से पहले आप लोग युक्ति आईएएस के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में महत्वपूर्ण सुझाव के साथ साथ अपना जो प्रश्न पूछा जाता है पीटी फैट का वो भी देने का प्रयास कीजिए, ताकि आप लोगों का डाटा सेव रहे और बाद में अपना जो डेवलपमेंट है वो देख सके कि मैं हम में सुधार किस रूप से हो रहा है, प्रत्येक कैंडिडेट किस प्रकार से सुधार कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ ऐप डाउनलोड कीजिएगा युक्ति आईएएस का, प्ले स्टोर में आपको अवेलेबल है, एंड्रॉयड के प्ले स्टोर में, साथ ही साथ एप्पल स्टोर में भी अवेलेबल है युक्ति आईएएस का ऐप, तो आप लोग जरूर डाउनलोड कीजिएगा। डाउनलोड करते हो तो आप देखेंगे यहाँ पर टेस्ट सीरीज बहुत से चल रहे हैं, जिसमें यूपीएससी का टेस्ट सीरीज हो, स्टेट पीसीएस जो भी हिंदी स्टेट पीसीएस है और भी स्टेट पीसीएस है तो आप दे सकते हैं। साथ ही साथ जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उससे भी रिलेटेड टेस्ट सीरीज है, यूजीसी नेट का भी टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल करा दिया गया है ताकि सभी टेस्ट को आप लोग देख सकते हैं। साथ ही साथ टारगेटेड बैच चलता है तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। दैनिक जागरण का की नोट्स प्राप्त करने के लिए ऐप पर ही आपको सारी चीज़ें अवेलेबल कराई गई है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग एक बार युक्ति आईएएस को का ऐप डाउनलोड करके चीज़ों को देखिए, क्या आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन लेकर आया है युक्ति आईएएस, जहाँ पर अपने मोबाइल को एक बेहतर टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइजेशन के रूप में डेवलप कर सकते हैं, साथ ही साथ स्टैंडर्ड मटेरियल के साथ चीज़ों को कवर कर सकते हैं। आज 2 अनाउंसमेंट है तो आप लोग इससे पहले अच्छे से तरीके से सुन लीजिएगा। कल आज जो 9 पीएम का जो क्लास होता है वो 8 पीएम से कर दिया गया। कुछ स्टूडेंट के द्वारा यह बार बार बोला जाता था कि 9 पीएम से 10 पीएम बहुत लेट हो जाता है सर, तो इसलिए 8 पीएम कर दिया गया है। अब क्लासेज 8 पीएम से होंगी, तो ध्यान रखिएगा। इसमें आज आप लोगों को जो पॉलिटी जीएस कैप्सूल का सीरीज चल रहा था तो आज उसको जारी रखा जाएगा, जीएस कैप्सूल पॉलिटी के क्लासेस। और कल जो टेस्ट है, कल ध्यान रखिएगा, कल 9 AM में दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस का टेस्ट है। जो लास्ट एक वीक का जो टेस्ट न्यूज एनालिसिस है उसे कवर किया जाएगा। लगातार आप लोगों से डिमांड किया जा रहा था, ये सीरीज अब स्टार्ट हो गया है, तो इसमें सभी लोग भाग लीजिएगा। लाइव ये टेस्ट सीरीज होगा 9 AM में। आप लोग सभी लोग दैनिक जागरण जो भी न्यूज एनालिसिस सुनते हैं वो आके इस पर शामिल होकर अपने जो भी चीज़ें एक सप्ताह में पढ़े हैं, ये सीरीज अब स्टार्ट हो गया, क्योंकि अब लगातार एग्जाम आने वाले हैं, तो उसके लिए करंट अफेयर्स के लिए आप लोग जो चिंताएं हैं, शंकाएं हैं, उसको दूर करना बहुत जरूरी हो गया है, तो हम लोग इस पर काम करेंगे। 9 AM में दैनिक जागरण से रिलेटेड टेस्ट होगा। दूसरा 9 PM में सरप्राइज जो टेस्ट आज होने वाला था, जो डेट दिया गया था, कल 8 PM में आपको चीज़ें दी जाएगी। हमको इसको कवर कर लेंगे, डाटा शेड्यूल दे दिया जाएगा, तो इसे हम लोग कवर करेंगे, ठीक ना। इसको देख लेते हैं क्या करना है, टाइम का थोड़ा सा इशू देख लेते हैं इसको, जैसा आप लोग कल बोलिएगा उस तरह 8 या 9 PM में करेंगे। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ों को कवर कर लिया जाएगा। तो डेट अभी हम लोग अनाउंसमेंट कर देंगे बना के, सभी चीज़ों का कवर करके। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे आज दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस में जो चीज़ें कवर की गई है। अंत तक बने रहिएगा, बहुत सी चीज़ें आप लोग को सीखने को आज मिलेगा। आज संयुक्त राष्ट्र जो संयुक्त राष्ट्र शांति सेना होता है उसके संदर्भ में हम लोग आज बात करने वाले पीटी, मेंस और इंटरव्यू और इन टॉपिक को, तो अंत तक बने रहिएगा। यह थोड़ा सा चीज़ों को हम लोग एस्पिरेंट के तौर पर इसे इग्नोर करेंगे, इसे चीज़ों को जानना चाहेंगे। देखिए, केस स्टडी के तौर पर इसे आप लोग यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही बेहतर न्यूज आप लोगों को लेकर आया है, जहां पर प्रशासनिक और अक्षमता कैसे स्पष्ट हो रही, घोर लापरवाही कैसे बरती जा सकती, किस सीमा तक बरती जा सकती, इसकी पराकाष्ठा आपको दिखा रहा है यह। और यहाँ से प्रश्न आपको केस स्टडी पेपर 4 में, जो यूपीएससी का पेपर 4 है वहां पर आपको कवर होगा, यूपी पीसीएस के पेपर 4 में कवर होगा, और आप जो स्टेट पीसीएस और भी है तो इंटरव्यू में आपको ये सब प्रश्न कवर करेंगे। साथ ही साथ जो भी चीजें आपको इससे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, कहीं प्रश्न पूछा तो क्या मामला, इससे पहले हम लोग देख लें तो उस पर चर्चा करेंगे। देखिए, हुआ क्या है कि लखनऊ हवाई अड्डे पर सोते रहे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। विमान आते जाते रहे हैं, 1 साल से यह प्रक्रिया चालू है।
1 वर्ष से यह प्रक्रिया लगातार चालू है, जिसमें से न्यूनतम 6 आपको रोजाना रात 12 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक लखनऊ एयरपोर्ट पर जहाजें आया करती थी। लगभग कभी कभी ऐसी स्थिति थी 12 विमान हुआ आती जाती थी वहां पर हवाई गड्ढे में। ट्रैफिक कंट्रोलर सोता रहता था उस दौरान, वो रिस्पॉन्स नहीं देता था। ऑटोमेटिक चीज़ों को कवर कर, ऑटोमेटिक जो सिस्टम होता है उससे अपने हवाई जहाज अप डाउन जो भी प्रक्रिया वो करता था। यहाँ समझिएगा बात को, क्या यहाँ पर है चीजें समझाने वाली। तो देखिए हुआ क्या, जिन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के अर्थात जैसे ATC जिसको बोला जाता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की सतर्कता पर विमानों का संचालन टिका होता था। वे करीब 1 साल से 12 जो रात को 12 बजे से लेकर सुबह आपको 5 बजे तक सोए हुए अर्थात सोए रहते थे। एरिया कंट्रोल सर्विलांस यूनिट को बंद कर देते थे, जिस पर जहाज के आवागमन की जिम्मेवारी हुआ करती थी। मामला लखनऊ एयरपोर्ट का है। लखनऊ एयरपोर्ट पर आने वाले विमान वैकल्पिक प्रोसीजनल सिस्टम से उतरते थे, अर्थात उस पर ऑटोमेटिक जो प्रोसीजर होता है उसके आधार पर उतरते थे, या रेडियो सिग्नल के सिस्टम होता है। चर्चा करूंगा किन किन आधारों पर ये उतर सकते हैं। मान लीजिए एक हवाई जहाज एयरपोर्ट है, उस पर कोई हवाई जहाज आ रहा है तो कैसे उस रनवे पर उतरेगा, उसके लिए प्रक्रिया कैसे कैसे अपनाई जाए तो उस पर हम लोग बात करेंगे। तो ये प्रक्रिया पहले समझिए, या तो बाईपास करके, वो सिस्टम बाईपास करके नहीं अगर मिलता था ऑटोमेटिक सिस्टम तो क्या होता था, हवाई जहाज बाईपास करके अगला उड़ान कर लेती थी और इमरजेंसी लैंडिंग कहीं और करती थी। पिछले दिनों महानिदेशालय नगर विज्ञान जो टीम है वो लखनऊ के ATC के जांच की गई और लापरवाही के सामना मामला आता है। अगर नहीं जांच होती तो आपको यहाँ प्रश्न यह चीज पता नहीं चलता। इसलिए आपको एक चीज पूछा जा सकता है, प्रशासन में जांच प्रक्रिया क्यों जरूरी है, प्रशासनिक जांच की समय समय पर क्यों जरूरी है। तो इसका एग्जाम्पल आपको यहाँ से दे सकते हैं। इस प्रकार की अनियमितता जो बरती जाती है प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा, उसकी जांच के लिए यह प्रशासनिक जांच बहुत आवश्यक होता है। तो आपसे कभी भी प्रश्न पूछ दे इंटरव्यू में, अच्छा आप लोग बताइए कि प्रशासनिक जांच जो प्रक्रिया होती है प्रशासन के लिए क्यों आवश्यक है, तो इसके लिए आप ये सब उदाहरण देकर आप चीजों को समझा सकते हैं व्यवहारिक स्तर पर। नेक्स्ट है 37 एयर कंट्रोलर को नोटिस जारी किया गया, जिसमें 21 को हटाए जाने का प्रक्रिया अपनाई जा रही है। तो ये सब मामला है। तो यहाँ पर समझिएगा क्या होता है, हुआ क्या है सिस्टम। ये लखनऊ एयरपोर्ट है, मान लीजिए लगभग 2.27 किलोमीटर का ये एयरपोर्ट था। एक रनवे है मान लीजिए। तो आप लोग देखते होंगे एक जहां रडार घूमता है ना, देखते होंगे एयरपोर्ट पर रडार जहां घूमता है उसी पर एक ऑफिस, 2 मंजिला ऑफिस बना रहता है, देखते हैं ना। तो वहीं पर सारे सिस्टम डेवलप होते, कंट्रोलर होता है, वहां से आपको ये जो हवाई जहाज आ रहा है उसको दिशा निर्देश देता है, आपको रनवे में किस गति से या किस एंगल में आपको उतरना है। यहाँ से सिग्नल जाता था, यह रडार इसको देता है। रडार इसके बाद एक यूनिट होता है मैनुअल, वो निर्देशित करता है इसके सारे कंडीशन। अगर ये नहीं देता है तो क्या होता है, इमरजेंसी आपको ऑटो मोड में लैंडिंग एयरपोर्ट में एयर जहाज होता है। अगर ये भी नहीं सिस्टम डेवलप होगा तो क्या करेगा, नहीं सिग्नल मिलेगा तो ये उतरने के बजाय फिर पुनः वापस जाएगा, अतिरिक्त कहीं दूसरे जगह जाके आपात लैंडिंग करता है। तो ये प्रक्रिया कहीं कहीं जोखिम भरा रहता है। ध्यान रखिए इसमें पैसेंजर लगभग कितने होते हैं, जो मिडिल आपको एरोप्लेन्स है उसमें कम से कम 200 से 250 संख्या रहती है ना, उतने मान लीजिए 200 में अगर 60%, 50% या 75% यात्री का क्षमता के साथ वो आ रहा है, तो उतने यात्रियों की जान माल की जवाबदेही कौन लेगा। ATS समझ सकते हैं किस प्रकार की अनियमितता हो सकती है। अपनी वेतन ले रहा सोने का, और साथ ही साथ देखिए 1-2 दिन का मामला हो तो चलिए कारण समझा जा सकता है। आप अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान नहीं है, कहने का अर्थ यही ना हुआ, और आप ही पर कंट्रोल किया हुआ सारा चीज दिया हुआ। देखिए यहाँ पर चीजें समझिएगा। एयरपोर्ट पर विमानों को लैंडिंग करने के लिए रवाना एयरपोर्ट कंट्रोल 3 सिस्टम पर काम करता है। 3 सिस्टम काम करेगा, जहां पर एक एयर कंट्रोल होता है, दूसरा एयर अप्रोच कंट्रोल होता है, और दूसरा एरो
ड्रम कंट्रोल होता है, जो एरोड्रम आप देखते हैं रूम में बताया उसके ऊपर, वो कंट्रोल करता है। तीनों की सहायता से विमान लैंडिंग करते हैं। एरिया कंट्रोल 24 घंटे कार्य करता है। ध्यान रखिएगा, ये एरिया जो कंट्रोल है ABCD, इसको कन्वर्ट कर दीजिए, तो ये जो रहेगा 24 घंटा काम करेगा। अप्रोच कंट्रोल का रडार सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक काम करेगा। जो अप्रोच रडार होता है वो सुबह 6 AM से लेकर 10 PM तक काम करेगा। और देखिए एरो जो आपको फिर सुबह 10 से रात 10 से लेकर सुबह 6 बजे तक प्रोसीजरल कंट्रोल रेडियो फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। प्रोसीजरल कंट्रोल रेडियो निर्देश देकर विमान का रनवे पर उतारते हैं। और इस प्रक्रिया में देखिए एरोड्रम जो है कंट्रोल विमान के लैंड करने के बाद उसे पार्किंग ले जाने के प्रोसीजर कंट्रोल का उपयोग वैकल्पिक है। यह ध्यान रखिएगा, यही प्रक्रिया में यह अनियमितता देखने को मिला है कि एक हवाई जहाज उतरेगा और पार्किंग लॉट जो होता है ना, पार्किंग लॉट में कहाँ इसको लॉट लगाना है या कहाँ विश्राम देना है, तो इस प्रकार की गतिविधियों के लिए देखिए क्या अनियमितता बरती गई है। तो ये समझने वाली बात है कि प्रशासन में किस कदर के अनियमितता के स्तर देखे जा सकते हैं, जहां पर 100-200 के यात्रियों की जान माल की क्षति का ह्रास 1 साल तक झेलता रहा प्रशासन, अर्थात हवाई है, और अनजान सभी लोग हैं इस चीज से। सोच के देखिए, सबसे बड़ी बात तो अगर 1-2 दिन का मामला हो तो समझा जा सकता है, चलिए किस व्यक्तिगत कारण से हो सकता है या किसी कारणवश और भी कारण हो सकते हैं, कारक हो सकता है। लगातार 1 साल तक लखनऊ एयरपोर्ट अथॉरिटी को भी नहीं पता चलता है, और वहां पर जो संबद्ध अधिकारी हैं उनको भी नहीं पता चलता है, और भी जो विजिलेंस ब्यूरो है उसको भी नहीं समझ में आता है ये सब चीजें। लास्ट में जाके ये सब चीजें पता चलती है। तो देखिए आपसे भी यह प्रश्न पूछा जा सकता है अपने सिस्टम के तौर पर, तो आपको इसको केस स्टडी के तौर पर यूज कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत 7% विकास दर पर रहेगा। ये तो 7% विकास दर रहने का अनुमान है वैश्विक के तौर पर। इसे समझने की जरूरत है कि मंदी का दौर चल रहा है विश्व में, सभी जगह चीजें अस्थिर स्थिति से देखने को मिल रहा है, जहां खाद्य मूल्यों का वृद्धि हुआ है। साथ ही साथ आपको ये भी देखने को मिला होगा कि किस प्रकार से चीज़ों को रूस और यूक्रेन के मामले में चीज़ें देखने को मिली है। तो ये सब चीज़ें आप लोग को लगातार देखने को मिल रहा होगा, हम लोग चर्चा भी बार बार कर रहे हैं इस पर। तो देखिए इसी दौरान क्या है, वैश्विक स्तर पर उथल पुथल और मंदी जैसी चुनौतियों के बावजूद चालू वित्त वर्ष अर्थात जो 22-23 है उसमें भारत की विकास दर 7% रह सकती है, ऐसा अनुमान लगाया गया है। जिसमें कृषि, देखिए यहाँ पर थोड़ा मैं जूम कर दूँ, कृषि और सर्विस सेक्टर में बेहतर प्रदर्शन से चालू वित्त वर्ष में विकास दर हासिल होती दिख रही है। अब चलिए एक प्रश्न का उत्तर आप लोग दीजिएगा कि कृषि क्षेत्र में जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है। फिर उसके बाद विनिर्माण का कितना आपको है जीडीपी में योगदान, और साथ ही साथ सेवा सेक्टर का अर्थात जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड सेक्टर है उसका योगदान जीडीपी में कितना प्रतिशत है आप लोग बताइएगा। साथ ही साथ नौकरियों में योगदान कितना, नौकरियों में प्रतिशत जो होता है ना उसके आधार पर योगदान कितना, ये सब भी आप लोग बताइए। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, चालू वित्त वर्ष के अगले 8 महीनों के विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के मूल्यांकन के आधार पर राष्ट्रीय जो सांख्यिकी कार्यालय है उसने शुक्रवार को अर्थात कल आपको क्या दिया, अनुमान दिया है। तो सबसे पहले एक उत्तर तो आप लोग ये भी दीजिए कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय किस मंत्रालय के अधीन आता है। आप लोग को मैं पहले भी चर्चा किया हूं, इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ठीक है ये प्रश्न, इसकी स्थापना कब की गई है और इसके संबद्ध कार्यालय क्या है। ये 3 प्रश्न आपको देने हैं, आपको इस पर मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं। जिन नए जो स्टूडेंट होंगे वो सर्च करेंगे अभी यहाँ, क्योंकि आपको यहाँ पर सर्च करना सिखाया जाता है। यहाँ पर चीजें हैं, कुछ चीजें हैं जो पहले बताई जा चुकी है उसको है ना हम लोग नहीं दोबारा बताते हैं, आपको सर्च करके चीजों को कवर करना है। और ये प्रयास करिए, कमेंट सेक्शन में जाके देखिए लोग कितना अच्छा प्रयास कर रहे हैं लगातार, तो आपको भी करना चाहिए। जो नए स्टूडेंट आ रहे हैं धीरे धीरे सब चीज़ एडजस्ट हो जाएगा, समझने लगेंगे किस फॉर्मेट पर हम काम कर रहे हैं। हम लोग आपके इंटरनल डेवलपमेंट पर काम करते हैं ताकि आने वाले समय में आप एक बेहतर स्थिति में हो।
तो चलिए यहाँ पर विकास दर की बात हो रही तो 6.8% रहने का अनुमान IMF और RBI के द्वारा लगाया गया है, और नेमुरा ने सिर्फ 6.6% की विकास दर की बात की गई। नोमुरा तो याद रखिएगा IMF 6.8% तो कभी कभी पीटी में यह पूछ सकता है, पर देखिए ये सब आंकड़े हैं ना, एग्जाम में लगातार जब तक बजट का जो आंकड़ा होता है वही इंपॉर्टेंट होता है, आर्थिक सर्वेक्षण का जो आंकड़ा होता है वही इंपॉर्टेंट होता है, बाकी अनुमान है। कभी कभी प्रश्न इससे छूट जब मन नहीं करेगा एग्जामिनर को कि चलो एक दूसरे मजा ले लेते हैं हम सारे स्टूडेंट से, तो ये सब रेशियो से प्रश्न IMF कितना आकलन कर रहा है, वर्ल्ड बैंक कितना आकलन कर रहा है, इसको है ना ज्यादा तहजुब नहीं देना है, इसको ज्यादा वैल्यू नहीं देना है। जितने भी आकलन आते हैं बस आपको यहाँ से समझना ये बात है कि भारत में अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है, ठीक ना, अर्थव्यवस्था की स्थिति है। अगर मेंस में प्रश्न पूछ दे कि भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार हिचकोले खा रही है इस प्रकार से, कभी बढ़ती है कभी घटती है, कभी बढ़ती है कभी घटती है, इसका कारक क्या है, तो आपको वैश्विक रूप से अब भारतीय स्तर पर जो डिमांड्स चल रहे हैं, जो भी चीजें चल रही हैं उसके संदर्भ में आंसर देना, जिसमें आपको क्या करना है कि भारत यूक्रेन युद्ध की चर्चा करना है, कच्चे तेल दाम में बढ़ोतरी हुई, कुछ समय घटी थी फिर बढ़ोतरी हुई है, वैश्विक स्तर पर खाद्य ऊर्जा के संकट देखने को आए, बड़ी अर्थव्यवस्था मंदी के आहट देख रहे, चीन में सप्लाई चेन प्रभावित होने जैसी स्थिति चुनौतियों के कारण भारत में भी अर्थव्यवस्था जो है कभी ऊपर कभी नीचे हिचकोले खा रही है। तो आपको ये उसी में IMF और RBI का आप डाटा या तो इस प्रकार से यूज कर सकते हैं, नहीं तो अन्यथा इन सब चीजों से बचे रहिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। इसमें देखिए सेक्टर वाइज अनुमान लगाया गया है कि क्या है, तो ये सब आंकड़ा तभी यूज कीजिएगा जब प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, नहीं तो देखिए पीटी फैक्ट में ये सब प्रश्न नहीं पूछे जाते, अमूमन नहीं ही पूछे जाते, कभी कभी मन करेगा आपसे गुस्सा हुए रहेगा ना एग्जामिनर, आपसे गुस्सा मजे लेना चाहेगा आपका कि नहीं चलो हम स्टूडेंट्स इस साल मजा लेंगे, तो इस साल अगर प्रश्न 23 का जो एग्जाम होने वाला उसमें इस तरह के अनुमान से भी प्रश्न कभी कभी किए जा सकते हैं, पर आपको बस जो मैं बोला उसे ध्यान रखिएगा कि किस प्रकार से आकलन हो रहा है, तो वृद्धि हो रहा है उसे याद रखिएगा। जैसे कृषि और फिशरीज में विकास के दर में आपको 3.5%, हाँ पर ये सब सारे सेक्टर को बजट जब आएगा, आर्थिक सर्वेक्षण आएगा ना, उसमें जरूर इसे कवर करना है कि कृषि और फिशरी विकास दर कितना रहा है, खनन में कितना रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में कितना रहा है, कंस्ट्रक्शन में कितना रहा है, बिजली गैस पानी अन्य उपभोक्ताओं में कितना रहा है, साथ ही साथ वित्तीय रियल एस्टेट प्रोफेशनल सर्विस शिक्षा स्वास्थ्य मनोरंजन में कितना विकास दर रहा है। तो आर्थिक सर्वेक्षण और बजट में आपको ये आंकड़े जरूर कवर करने हैं, अन्यथा अनुमान को नहीं कवर करना है। तो चलिए समझिए, चलिए फालतू के समय बर्बाद मत कीजिएगा, नहीं तो आंकड़े कभी कभी आपको उस जाल के समान है, जितना उस पर चलिएगा ना, आप कभी देखे हैं वो जाल देखे हैं जो जाल लगा रहता है, कहीं कैपलिंग कर रहे हैं, कहीं पहाड़ के दौरे पर आपको वहाँ जाली का लगाया रहता है झूला, और उस पर चल के आपको A पॉइंट से लेकर B पॉइंट तक जाना होता है। आपके संबंध में लगता है कि हर रास्ता, हर जो धागा है यह महत्वपूर्ण है, ठीक ना, लगता है ना, इसको अगर हम छोड़ देंगे तो हम गिर जाएंगे नीचे, यही लगता है। इसी तरह आंकड़ों के साथ भी आपको ये समझना होगा, हर आंकड़े उपयोगी नहीं होते हैं, पर कुछ आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आप रस्सी का ये पॉइंट अगर छोड़ते हैं तो आप इस पर बैलेंस नहीं कर पाइएगा, इस पर बैलेंस नहीं हो पाएगा, इसलिए मजबूत जो रस्सी है ना उसको हमें अपने हाथ से जरूर पकड़ना होता है, जो साइड में ऊपर होता है। आप बाकी इस पर कहीं भी पैर रखिए आप चल सकते हैं, वैसे ही आंकड़ों के साथ होता है। आंकड़े के जो महत्वपूर्ण पिलर है उसको जरूर पकड़ के रखिए, बाकी आंकड़े आपको नहीं आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, चल सकते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आर्थिक सर्वेक्षण का आंकड़ा और बजट का सर्वेक्षण महत्वपूर्ण आंकड़े होते हैं, उसको आप लोग जरूर याद रखिएगा, बाकी आंकड़े नहीं याद है तो काम चल जाएगा, इसलिए उस पर समय वेस्ट कीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे। इंदिरा पॉइंट पहुंचे रक्षा मंत्री, हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की मजबूती को दिया संदेश। तो सबसे पहले तो इंदिरा पॉइंट होता कहाँ ये समझिए, ये भारत का भूमि है, आपको अंडमान निकोबार के द्वीप समूह की बात हो रही है, तो यहाँ पर 6 डिग्री जो होगा, या सट गया थोड़ा, मैं ऊपर कर दूं इसको, एक सेकेंड, गलत नक्शा बन गया, नहीं तो आप लोग बोलिएगा सर वहाँ कहाँ है, ये 0 डिग्री है,
यहाँ पर कितने डिग्री, 8 डिग्री के आसपास है भारत की मुख्य भूमि जो आता है, भूमि जो आता है मुख्य भूमि। उसके बाद इससे छोटा सा नीचे पॉइंट जो आता है 6 डिग्री के आसपास, ये इंदिरा पॉइंट आता है जो भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु है। तो उत्तरी बिंदु कौन सा है आप बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। पूर्वी बिंदु कौन सा है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सबसे पूर्वोत्तर बिंदु, सबसे उत्तर का, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है भारत का, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और सभी आपको बताना है, क्यों? क्योंकि मैं इस पर पहले भी एक बार चर्चा किया हूँ, ऐसा नहीं कि पहले नहीं किया हूँ। ज्योग्राफी के टेस्ट सीरीज में मैंने इसे चर्चा किया हूँ। तो ये सब आंकड़े आपको टेस्ट सीरीज में आते हैं, तो जितने कितने स्टूडेंट को ये पता है ये भी तो मैं जानूँ। तो चलिए, और भारत से एक क्वेश्चन और, भारत की मुख्य भूमि से 0 डिग्री जो है उसमें कुल दूरी कितनी है ये भी आप लोग बताइएगा। 30 डिग्री से भारत जो 0 डिग्री का जो फासला है वो कितना है ये भी बताइएगा। किलोमीटर की दूरी, ये सब है ना पीटी फैक्ट में आप लोगों को मजे से प्रश्न पूछा जाता है और आप लोग को याद भी होना चाहिए। चलिए, अब हो गया। यहाँ पर देखिए बात समझिएगा, ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। क्यों भारत हिंद महासागर क्षेत्र में अपने स्थितियों को मजबूत करना चाहता है, तो दौरे करता है भारत। और जो हमारा जो चीन के अरुणाचल प्रदेश में जाकर पूर्वी सीमाओं की सुरक्षा की स्थिति लेना हो, या दक्षिण समुद्री सीमा पॉइंट में भारत पहुंच के रक्षा संदर्भ के चीज़ों को बताना हो, इससे भारत की समग्रता की बात की जा रही है। बस इसका क्या है, कूटनीतिक उपयोगी किया जा रहा है कि भारत किस रूप से नजर रखे हुए अपने बॉर्डरों पर। आपको अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में कुछ विवाद हुआ है, तो रक्षा मंत्री के द्वारा यहाँ जाके कुछ बातें की गई है, वहां पर जाके हौसला अफजाई किया गया। एक कूटनीतिक मतलब से यह किया गया और अन्यथा कुछ और कारक नहीं है। बस यह ध्यान रखिएगा, जो मैं पीटी फैक्ट पूछा उसे आप लोग को कवर करना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। देखिए, गरीब देशों को कर्ज देने का सिखाएगा हुनर, तरकीब सिखाएगा भारत। यह भारत गरीब और विकासशील देशों की बैठक बुलाई, 120 देशों के भेजा गया है नेता। 12 से 13 जनवरी को होगी वर्चुअल बैठक। तो भारत किस प्रकार से वैश्विक रूप से उभर कर सामने आएगा, कैसे लोगों को कर्ज देना है, कैसे आपको गरीबी से उतरना है, इससे संबंधित चीजों पर यह नजर, अपनी जो भी चीजें सीखा है इंडिया उसको बताएगा। तो हम लोग नजर रखेंगे 12-13 जनवरी के वर्चुअल बैठक पर। तो इस पर 14 को जो न्यूज आएगा, 13 को जो न्यूज आएगा उस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। चलिए, अभी फिलहाल इतना ही जानिए कि अभी इस पर बात करेगा और प्रक्रिया चल रही है, उस पर ज्यादा हम लोग को अभी असर नहीं देना, बस 12-13 का न्यूज हम लोग को देखना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। देखिए, रेलवे का कल हल्द्वानी और उत्तराखंड का जो मामला था, उसके बाद रेलवे से संबंधित एक न्यूज पहले भी आया था, मैंने आप लोग को कवर भी किया था कि जो जमीन पर, अतिरिक्त जमीन पर जो कब्जा है उसको एसेट के रूप में बदलना है, तो कैसे कैसे काम करना और किस प्रकार से अतिक्रमण किया जाता है। एक डाटा आया था ना, उसको डाटा फिर रिलीज किया गया है। तो नवीनतम डाटा आ गया, उसको एक बार देख लीजिएगा, टैली कर लीजिएगा, चीजें बदली है क्या, उतना ही है। तो कहाँ कितनी जमीनें आपको अतिक्रमण से प्रभावित है, तो इस पर आपको ध्यान रखना है कि उत्तर रेलवे में लगभग सबसे ज्यादा है। उत्तर रेलवे कहने का अर्थ यह समझिए, उत्तर रेलवे ये जो क्षेत्र आता है उत्तर रेलवे में आता है। दक्षिण पूर्व रेलवे में उसके बाद है ना, दक्षिण पूर्व रेलवे में आपको आता है, पूर्वोत्तर रेलवे में आता है। इसी प्रकार से मध्य रेलवे में आपको वर्गीकरण कर लेना है। और इसी के संदर्भ में आपको बताना है कि सबसे ज्यादा उत्तर रेलवे में 390.15 आपको एकड़ जो जमीन है वो एक्वायर किए हुए अतिक्रमण में गया हुआ है। लोग किसी न किसी प्रकार से अतिक्रमण किए हुए घर बनाकर हो या किसी प्रकार से, एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। इसी प्रकार से सारे चीजों को कवर किया गया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। बस अतिक्रमण का याद रखिएगा, इसमें कुल 11.18 लाख एकड़ जमीन रेलवे के पास है, उसमें से आपको चीजें बताई गई हैं। 2017 में सर्वेक्षण किया गया था, ये स्थिति बताई गई थी, जिसमें पहले 5 वर्ष इसमें 2086 एकड़ की अधिक जमीन अतिक्रमण था। हालांकि धीरे धीरे रेलवे ने 152 एकड़ जमीन पर कब्जा हटवाया है। तो ये प्रक्रिया जरूरी है। हाँ, पर प्रक्रिया एकाएक नहीं होना चाहिए। आप अतिक्रमण आपके जमीन पर किए हुए हैं, रेलवे के जमीन पर जरूर अतिक्रमण को हटाइए आप। तो उसके लिए जो प्रक्रियाएं हैं उसको गलत तरीके से नहीं कीजिए। उसके लिए एक सक्षम विधिक प्रक्रिया अपनाइए, जिसमें लोगों का पुनर्वास होना चाहिए,
लंबे समय से अगर है तो उसे, क्योंकि भारतीय जनता के संदर्भ में आपको लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को लागू करना है, तो इसके लिए ये सब चीजें करनी होगी। नहीं करिएगा तो विवाद और मामला आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में दौड़ता रहेगा और इसी प्रकार से आंदोलन होंगे, ठीक ना। तो ये सब चीजें आपको कवर करनी है, कहीं भी आएगा डाटा इसे यूज कीजिएगा। अब ये नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, अनुराग ठाकुर ने Y20 सम्मेलन थीम लोगो और वेबसाइट लॉन्च किया है। आपको टेलीग्राम चैनल पर उसका लोगो शेयर किया गया होगा, देखिएगा Y लिखकर और उस पर 20 आपको ऐसे लिखा गया Y20। तो इस प्रकार देखिए G20 में ही अपनाया जाता है, G20 सम्मेलन का एक यंग 20 का एक आयोजन किया गया है, तो उस पर बात की गई है, जिसमें आपको वीडियो सब आपको इंडिया थीम लोगों के वेबसाइट लॉन्च किए गए। उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन युवाओं और दुनिया भारत के विकास के तौर तरीके पर आकार देने का काम करेगा। इसी में कुछ बातें देखिएगा, ये 2010 से ये प्रक्रिया अपनाई जा रही है, G20 में है ना। G20 नेताओं के द्वारा जो एंगेजमेंट ग्रुप है, यंग ग्रुप जिसे इससे बोला जाता है, 2010 से इसे शुरू किया गया है यह प्रोग्राम, जिसमें G20 प्राथमिकताओं को युवाओं के दृष्टिकोण से समझने का प्रयास किया जाएगा। इसी का लोगो आपको अनुराग ठाकुर जो है उनके द्वारा किया गया है। और अनुराग ठाकुर कौन है? अनुराग ठाकुर आपको भारत के खेल, युवा मामले और खेल मंत्रालय के मंत्री हैं। तो ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए, ये सब चीज एग्जाम में आपको पीटी फैक्ट के रूप में कवर किया जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, चलिए 26 मिनट हो गया, कोई बात नहीं, हम लोग पहुंच रहे हैं जगह पर। केंद्र सरकार ने नगर निगम वन योजना में बदलाव किया है। तो इस बदलाव क्या हुए? 2020 में सबसे पहले तो ये योजना आया था, नगर वन योजना, अर्थात नगरों में या आवासीय क्षेत्रों में, नगर के आवासीय क्षेत्रों में वन लगाने के लिए, जिसमें 250 नगर वन और वन वाटिकाओं का प्रस्ताव मिले थे सरकार को, याद रखिएगा, जिसमें 4 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर की मदद करने की बात की गई थी। ये सब चीजें आपको याद रहनी चाहिए। उसी में क्या किया गया है? बदलाव लाए गए हैं, जिसमें अब क्या किया जाएगा, जिसके तहत देखिए क्या होगा, शहरी क्षेत्रों में हरियाली बढ़ाने के लिए चलाई जा रही नगर वन योजना, केंद्र सरकार का बड़ा बदलाव किया, जिसके तहत नगर वन वाटिका अब विश्वविद्यालयों या फिर शैक्षणिक संस्थानों के परिसर की खाली भूमि पर भी स्थापित की जा सकेगी। तो यह अब नए तरीके से इसे भी लाया जा रहा है, तो इसे याद रखिएगा। ये सब चीजें आपको अपडेट करना है, कहीं ना कहीं प्रश्न कभी ना कभी पूछ सकता है। देखिए, वन और जो पर्यावरण मंत्रालय है, यह कदम तब उठाया जब 2020 में शुरू किया गया था। इस योजना के तहत लगभग 24-25 तक हर 1000 नगर वन वाटिकाएं बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो 2024-25 तक इतना, तो अभी 250 तक हो चुका है। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। चलिए, ये सब पीटी फैक्ट है, डाटा, इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल इसी क्षेत्र में जब प्रश्न पूछा जाएगा तो ही। जलवायु के संदर्भ में भारत की उपयोगिता कैसे साबित करें या उससे संबंधित आंकड़े अगर देना हो तो आप इसे यूज कर सकते हैं। साथ ही भारत की प्रगति रिपोर्ट में भी आप शामिल कर सकते हैं। भारत की नीतियों में परिवर्तन कैसे आता है, इसे भी आप लोग यूज कर सकते हैं। अब गरीबी के दुष्चक्र तोड़ने का प्रयास देखिए तेजी, तो आपको प्रयास दिख रहे हैं, कैसे परिणाम आ रहे हैं, इसके संदर्भ में मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी इंडेक्स जो है MPI, इससे हमेशा प्रश्न आपसे पूछा जाता है यूपीएससी, स्टेट पीसीएस में। तो गरीबी उन्मूलन की दिशा में सफलता के सुखद तस्वीर दिख रहा है। इसके इंडेक्स का निष्कर्ष एक निगाह देखते हैं। 41.5 करोड़ की आबादी पिछले 15 साल में गरीबी रेखा से ऊपर हुई है। तो ध्यान रखिएगा, कितना करोड़ जनसंख्या? 41.5%। 27.5 करोड़ जनसंख्या क्या किया? 5 से 6, 15 से 16 और 14 करोड़ आबादी आपको क्या हुआ? गरीबी दूसरे से बाहर हुआ है। 55.1% गरीब थे 2006 में, और जबकि 2017 में 27.7% और 2016 में आपको 2021 में 16.4% गरीबी के आंकड़े आपको 21 में देखने को मिला है। और 2022 का जो सर्वे आएगा उसमें भी और भी कम हो जाएगा। तो ये अनुमान, जब तक ये सब चीजें आपको याद रखनी है तो आंकड़ा यूज कर सकते हैं। ये इन चुनौतियों का कर रहा है सामना गरीबी उन्मूलन के संदर्भ में। 22.8 करोड़ लोग अब भी गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं। तो ये आंकड़ा कहीं ना कहीं चिंता के विषय है। 9.7 करोड़ दुष्चक्र में फंसे हैं भारत। 3.4 करोड़ पोषण, खाना पकाने, ईंधन सुरक्षा जैसे समस्याओं से जूझ रहा है भारत। गरीब संख्या मानक के तय कर रहा है। 21.2% गरीबी और ग्रामीण क्षेत्र में है। आपको गरीब देश शहरी क्षेत्रों में रहते हैं, इतना 5.5%, अर्थात
ग्रामीण में सबसे ज़्यादा गरीब रहते हैं। तो ये आप लोग कॉन्सेप्ट जो रखते हैं कि गरीब शहरों में सबसे ज़्यादा निवास करते हैं, ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा गरीब कहाँ होते हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं। गरीब परिवारों का मुखिया महिलाएं हैं, जिसमें महिलाएं हैं सबसे ज़्यादा 19.5%। गरीब परिवार में मुखिया पुरुष है लगभग 15, अर्थात जो भी गरीब परिवार है उसमें मुखिया कौन होता है? महिला अधिक मुखिया है 19.7%। तो यह ध्यान रखिएगा। तो इसके संदर्भ में आपको यूज कर सकते हैं। अब ये डाटा और भी है, इसे भी आप लोग ये बढ़ते हुए कदम देखिएगा। अन्न योजना के संदर्भ में 81 करोड़ लोगों को अन्न योजना दिया जा रहा है। अन्न योजना का कब तक लास्ट डेट है, कब तक बढ़ा दिया गया डेट, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो इस पर मैं चर्चा भी किया हूँ, विस्तृत न्यूज भी कवर किया गया। 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज किया जा रहा है आयुष्मान भारत योजना के तहत। तो आयुष्मान भारत कब लाया गया, सबसे पहले कहाँ लागू किया गया, इसको भी आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट है 15.2 करोड़ ज़्यादा सक्रिय कामगार है देश भर में। तो इस तरह का सम्मानजनक आजीविका कमाने का एक योजना कारगर है। तो ये भी आजीविका संदर्भ में आप लोग को याद है। 12 लाख से ज़्यादा कार्य होने वाले जल संरक्षण के अलग अलग अभियानों है इसमें, जिसमें जल संचयन, पुरानी जल संचयन योजना प्रधान, इसके संदर्भ में रोजगार दिए जा रहे हैं, वाटर सेट संरचना लगाई जा रही है। 1.9 करोड़ ज़्यादा घर आवंटित किए गए हैं पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत। तो ये आप लोग बताइएगा, पीएम आवास योजना जो ग्रामीण है वो सबसे अव्वल कौन सा राज्य है इसे योजना आवंटित करने के लिए। हाल ही में डाटा रिलीज किया गया है। तो ये सब चीज़ें आप लोग को याद होनी चाहिए, इस पर मैं पहले भी कवर कर चुका हूँ। तो अब रिकॉल करने का समय में आप लोगों को क्या बोला था, 15 दिन आप लोगों को आपको जब तक बजट नहीं आ जाता है ना, जनवरी 15 तक, तो पहले दैनिक जागरण आपको इतना डाटा देगा कि आप है ना डाटा से ही भरे पड़े रहिएगा। 1 साल तक डाटा आपको, 1 साल का जो भी आपका निचोड़ है वो देगा। फिर जैसे 1 फरवरी के बाद बजट और आर्थिक सर्वे का चीज़ें आने लगेंगी, तो आपको 15 दिन तक वो आर्थिक सर्वे का चीज़ें होंगी। अर्थात पूरा 15 फरवरी तक आपको केवल है ना डाटा एनालिसिस करना है। उसके बाद जो महत्वपूर्ण टॉपिक होगा हम लोग उस पर की नोट्स बनाएंगे, ठीक ना। इसी के लिए एकदम आराम से सारे डाटा को इंक्लूड करते जाइएगा, लिखते जाइएगा और चीज़ें आपको मैनेजमेंट करते चलना है। यही सब आपको कवर करेगा। देखिए भारत में बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पर जाति जनगणना प्रारंभ हो चुकी है। आज से वहाँ पर जाति जनगणना आज बिहार में प्रारंभ हो गई है। इनका मुख्य उद्देश्य क्या है, जाति आधारित जनगणना कराने का। जो भी योजनाएं हैं ना उसका आर्थिक स्थिति जानकारी प्राप्त करना, किन वर्ग के कितने वर्ग के किन किन वर्ग में भी किन उपजातियों को क्या क्या योजना देना है, ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट के रूप में इस योजना का शुरुआत किया जा रहा है, ताकि आंकड़े हमारे पास बेहतर रहे और प्रबंधन उसका हम लोग बेहतर तरीके से कर सके, योजनाओं का निर्माण हम संबद्ध लोगों से जुड़कर कर सके। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट होगा, तो हम लोग इसे देखेंगे। तो इसे भी याद रखना है कि बिहार में जातीय आधारित जनगणना प्रारंभ हो चुकी है और इस पर मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ। अब हम लोग देखिए पीटी फैक्ट, आपको चीज़ें पढ़ाने से पहले पीटी मेंस जो टॉपिक कवर होगा उससे पहले भारत जोड़ो का नया प्रयोग आपको याद रखनी चाहिए। किस प्रकार से एक प्रयोग किया गया है, आपको हाल ही में आपको एक सम्मेलन हुआ था, काशी तमिल संगम का आयोजन किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसका आयोजन कहाँ किया गया था, आप लोग सबसे पहले इसका क्वेश्चन का उत्तर दीजिएगा ताकि चीज़ों को कवर किया जा सके, पहले भी बताया गया है। तो इसका उद्देश्य क्या था, जो दो महान संस्कृतियां आर्य और द्रविड़ के पास लाकर राष्ट्र की एकता अखंडता के संवैधानिक संकल्प का लक्ष्य निर्धारित करना। और आप लोग पढ़ते ही होंगे राष्ट्रगान में, पंजाब सिंध गुजरात द्रविड़ उत्कल बंगाल, इसका सुनते होंगे ना। उसकी संकल्पना को कहीं ना कहीं बेहतर करना है और उसको जो हमारा जो संस्कृति है आर्य और द्रविड़ संस्कृति, जो प्राचीन संस्कृति है, उसको एकजुट का लाना, इसके संदर्भ में बातें की जा रही है। यह संगम काशी विश्वविद्यालय वाराणसी और आईआईटी मद्रास प्रयास से भारत सरकार द्वारा के सौजन्य से यह किया जा रहा है। तो वाराणसी में पूरे 1 महीने तक चला यह, तो याद रखिएगा वाराणसी। तो यह आपसे प्रश्न पूछ सकता है कहाँ पर काशी तमिल मंगलम जो किया गया, कहाँ किया गया, तो यह आपको वाराणसी में किया गया। तो इसे याद रखिएगा। साथ ही साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत लक्ष्य को प्राप्त करने दो महान संस्कृतियों की साझा विकसित बातें की गई। और हमारा जो मैं लगातार आपको बोला था, कल भी आपको बताया था कि हमारा इतिहास जो है साझा इतिहास बहुत ही उन्नत और समृद्ध है, जिसे समझने की जरूरत है हर भारतीय को।
वो भारतीय कोई भी हो सकता है, किसी भी धर्म का हो सकता है, जात का हो सकता है या उपजात का हो सकता है। ध्यान रखिएगा, हम एक भारतीय के तौर पर कितना चीज़ें समझ सकते हैं, इसको इम्पोर्टेंस है। और यहाँ पर जब तक हम इस चीज़ को नहीं समझेंगे, हम आदर्श को नहीं समझेंगे, तो हमारा जो वैश्विक प्रतिनिधित्व है ना, नहीं बढ़ पाएगा। वैश्विक जो भागीदारी है वो नहीं बढ़ पाएगा। कहीं ना कहीं चीज़ें समझने की जरूरत है। प्रत्येक भारतीय को जवाबदेही लेनी होगी और इसी के संदर्भ में चीज़ें की जा रही है। हालांकि देखिएगा, इसके संदर्भ में बहुत से उदाहरण दिए गए हैं, जिसमें याद रखिएगा, एक सेकंड, कण्व का नाम याद होगा आपको, अगस्त का नाम याद होगा, माधवाचार्य का नाम, रामानुजाचार्य का, वल्लभाचार्य, शंकराचार्य आदि अनेक ऋषियां जो राजजी से लेकर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और तथा APJ अब्दुल कलाम आजाद जैसे असंख्य विद्वान भारत, उत्तर भारत के परम आदरणीय आपको इसके संदर्भ में देखिए, इन सभी का नाम आप लोग इतिहास की हिस्ट्री में समझते होंगे। केरल का आपको, केरल के जो जन्मे आदि गुरु शंकराचार्य जान रहे होंगे, चारों मठों में आपको मठों में स्थापना की है मठ। तो उन मठों का नाम आप बताइएगा, कौन कौन से मठ का निर्माण किए थे शंकराचार्य। ये सब पीटी में प्रश्न पूछ देता है, ध्यान रखिएगा। तो शंकराचार्य के द्वारा कौन कौन से 4 कोनों पर मठ स्थापित किया गया है, तो उसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। ये सब चीजें छूटना नहीं चाहिए। अब देखिए, इसका राजनीतिकरण भी किया जाएगा। सभी लोग जानते हैं कि हाल ही में 9 राज्यों का चुनाव होने वाला है, तो राजनीतिक दुर्दशा से पार्टी से बाहर तो नहीं हो पाएगा ना। तो इसके कुछ भी मतलब हो, मेरे अर्थ में यह मैं यह समझता हूँ कि भारत एक वैश्विक नेता बनने के दौर पर चल रहा, राह पर चल रहा है। तो हमें अपने सांस्कृतिक विरासतों को है ना, और सांस्कृतिक राष्ट्र की एकता अखंडता को पुरजोर तरीके से ना प्रस्तुत करने का वक्त आ गया है। हम सभी लोग इस प्रकार के जो कॉन्सेप्ट को लेकर आगे बढ़े, जहां पर राष्ट्रीय एकता अखंडता और वैश्विक नेतृत्व के रूप में उभरे। तो ये सब जो काम किए जाते हैं ना, तो उसका हम पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर चले। नेगेटिव क्या है, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि एस्पिरेंट के तौर पर आपको नेगेटिव पैक्ट को कम आकलित करना है, पॉजिटिव पैक्ट को ज़्यादा आकलित करना, उसे ज़्यादा तरीके से, बेहतर तरीके से अपने आंसर आईटी में करना। जब तक आपसे नेगेटिव पॉइंट ना पूछे, आप इसके 10 नेगेटिव पॉइंट अचानक निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, आपसे किसी से भी पूछा जाएगा। तो इसके पॉजिटिव पॉइंट को सबसे इम्पोर्टेंट साथ रखना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। इससे हम पॉजिटिव पॉइंट कैसे लें, तो ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। डिजिटल साक्षरता से दूर ग्रामीण भारत की कुछ आंकड़े दिए गए, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर कुछ चीजें दी गई, जैसे भारतीय नमूना सर्वेक्षण के अनुसार भारत के केवल 27% जो परिवार है ऐसे हैं जहाँ पर किसी एक सदस्य के पास इंटरनेट सुविधा उपलब्ध है। वहीं 12.5% विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके पास इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है, बाकी शेष के पास नहीं। तो कैसे डिजिटल साक्षरता लाया जाएगा, ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है। तो इस पर हम लोग फिर कभी बात करेंगे। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है उसको हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक ना। देखिए क्या है, क्योंकि बहुत समय बीत गया है, लगातार मैं बोल रहा हूं, तो इसलिए थोड़ा सा वेट करूंगा। इस सच को हम लोग कवर करेंगे यहाँ पर आके। देखिए, यूएन शांति मिशन में भारत के अबई में तैनात की महिला शांति रक्षकों के प्लाटून। देखिए क्या है प्लाटून को, इसको याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र जो स्थापना सबसे ज्यादा योगदान देने वाले देशों में शामिल भारत अब अबई में महिला शांति सेना के एक प्लाटून तैनात करे। भारत ही पहला देश है जो 2007 में लाइबेरिया जो एक देश है, वहां पर पहली बार शांति सैनिक आपको टुकड़ी तैनात किया था। ये आपको याद रखना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा संयुक्त राष्ट्र मिशन में महिलाओं के शांति सैनिक के सबसे बड़ी टुकड़ी तैनात किए जाने पर हर्ष व्यक्त किया है और भारत की प्रभुता और भारत की महिला सशक्तिकरण का उदाहरण पेश किया गया है। यह सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। और संयुक्त राष्ट्र के संदर्भ में लोग बात करेंगे, याद रखिएगा, अबई अफ्रीकी देश दक्षिणी सूडान और सूडान के बीच लगभग आपको 10,546 वर्ग किलोमीटर एक क्षेत्र है, जो 2004 से प्रोटोकॉल द्वारा एक विशेष प्रशासनिक दर्जा प्राप्त है। अर्थात देखिए, आपको दक्षिणी जो सूडान है और सूडान के बीच आपको एक ऐसा वर्ग है जहां पर विवाद उत्पन्न हुआ, जो संयुक्त राष्ट्र प्रोटोकॉल के आधार पर एक प्रशासनिक दर्जा प्राप्त किए। उसी में आपको शांति कायम करने के लिए अबई में आपको महिला शांति सैनिक तैनाती के साथ भारत के शांति सेना महिलाओं की संख्या उल्लेखनीय वृद्धि की गई है और चीजें वहां पर अपडेट की गई है। तो ये प्रश्न आपको पूछ सकता है, हाल ही में कहां पर
महिला टुकड़ी आपको तैनात की गई है, अब तक की सबसे बड़ी महिला टुकड़ी। तो ध्यान रखिएगा अबई में, जो अफ्रीकी देश का लोकेशन आप लोग याद रखिएगा। और साथ ही साथ याद रखिएगा कि जो कंबोज जो हमारे अस्थायी प्रतिनिधि हैं, तो अस्थायी प्रतिनिधि के द्वारा भी इसकी तारीफ की गई है, तो ये होना भी चाहिए। इसके की नोट्स चलिए हम लोग देखते हैं क्या यह है। यूएन का शांति मिशन कार्यक्रम क्या होता है, यूएन शांति रक्षक कौन होते हैं, ये सब हम लोग चलिए चर्चा करेंगे। थोड़ा सा वेट कर रहा था, मैं देख रहा था क्लास स्टार्ट हो गया या नहीं हो गया, 1 सेकंड वेट कीजिएगा, तब तक हम लोग बात करेंगे। उसको भी देखना रहता है, इसीलिए मैं थोड़ा सा 1 सेकंड समय लूंगा, ज़्यादा नहीं लूंगा, ताकि बच्चों का जो भी कमेंट है एक बार मैं देखता चलूं। चलिए, तो यह यूपीएससी के जीएस पेपर 2 में आएगा, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और सहयोग के संदर्भ में। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, यह यूपीएससी टैली करिएगा अपने यूपीएससी के सिलेबस से, और स्टेट पीसीएस वाला भी आप अपने सिलेबस से कवर कर लेना है। क्या है संयुक्त राष्ट्र शांति सेना, इसे आप लोग सबसे पहले समझिएगा। यह वर्ष 1948 में आरंभ किया गया था। अपने प्रथम ही मिशन में 1948 के मिशन में अरब इजराइल युद्ध के दौरान इसने युद्ध विराम का पालन करवाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो शुरुआती दौर में यह अपना बेहतर कार्य प्रदर्शन किया था, ये आप लोग को याद रखना है। 1948 की घटना है। उसके बाद आपको क्या होता है, संयुक्त राष्ट्र शांति सेना गृह युद्ध, जातीय हिंसा के शिकार देशों में शांति स्थापना महत्वपूर्ण कार्य काम करता है। और 119 देशों की सेना, सैनिक, सेना पर्यवेक्षक और सिविल पुलिस अधिकारी काम कर रहे हैं वर्तमान संदर्भ में। यह लगातार बढ़ भी रहा है, ध्यान रखिएगा। पहले कुछ संख्या हुआ करती थी, अब 119 देश हो गए। अब बताइए यूएनओ में बोल रहा हूँ, यूएन में अभी वर्तमान में कितने सदस्य शामिल हैं? पहले तो ये प्रश्न बताइएगा, सदस्य शामिल, सदस्य देश कितने? सबसे नवीनतम सदस्य कौन है जो यूएन में शामिल हुआ है, तो आप लोग बताइएगा। चलिए, इसी तरीके से वर्तमान में 4 महाद्वीप, 17 संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान चलाए गए इस संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के तहत, जो सेना है उसके तहत। इसमें नोट याद रखिएगा, वर्ष 1988 का नोबेल पुरस्कार भी इस ब्रांच को मिल चुका है, संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक बल को। तो याद रखिएगा नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है वर्ष 1988 तक। तो ये क्वेश्चन का और उत्तर दे दीजिए, इस साल के नोबेल पुरस्कार की जानकारी आप लोग दीजिएगा कि शांति का नोबेल पुरस्कार किन्हें दिया गया है, साहित्य का किन्हें दिया गया है, अर्थव्यवस्था का किन्हें दिया गया। ये कम से कम 3 का याद रखिएगा, ये 3 प्रश्न जरूर एग्जाम में पूछा जाता है। अतिरिक्त और भी नोबेल पुरस्कार है, उसको भी हम लोग कवर कर लेंगे। 1 सेकेंड आप लोग वेट कीजिएगा। एक सेकेंड। ओहो, लॉक भी हो गया था यार। चलिए, तो याद रखिएगा, यहाँ पर क्या याद रखना है कि बुनियादी जो 4 वर्तमान संदर्भ में है उसको याद रखिएगा। और सैनिक जो संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक बल है 1988, उसे याद रखना, पुरस्कार सम्मिलित हुआ था। तो आपको इसमें शांति का पुरस्कार दिया गया है। जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उसको कवर कीजिएगा आप लोग। अब 3 बुनियादी इसके सिद्धांत है संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के, उसे याद रखिएगा कि पहला, सभी पक्षों की सहमति का ख्याल रखना, अर्थात जो भी पक्ष डिस्प्यूट के क्षेत्र होंगे
मान लीजिए कोई भी, जैसे इंडिया पाकिस्तान का डिस्प्यूट का क्षेत्र होता है, दोनों के पहलू को बात करना, इजराइल और लेबनान के, जो इजराइल के संदर्भ में मुद्दे आपको देखने को मिलते हैं, या अन्य कहीं भी विश्व में जो भी सक्षम देश इसमें डिस्प्यूट के क्षेत्र होंगे, वहां पर सभी पक्षों की बातों का ख्याल रखना है। शांति व्यवस्था कायम करने के दौरान निष्पक्ष बने रहना है यूएन को। ऐसा नहीं किसी के राष्ट्र के बिहाफ में कुछ काम कर दे, ऐसा नहीं। और आत्मरक्षा, जनादेश की रक्षा इत्यादि जो भी है उस पर बल प्रयोग नहीं करना है। ये भी चीजें आपको कवर करनी। 3 मूल सिद्धांत है, इसके विपरीत काम करता है। वर्तमान समय में बुनियादी सिद्धांत किस रूप से काम कर रहा है ये भी आप लोग जान लीजिए। वर्तमान समय में बुनियादी जो शांति स्थापना अभियान जो है, कार्य न केवल शांति और सुरक्षा स्थापित करना बल्कि संबंधित देश की राजनीतिक प्रक्रिया को भी सुचारू करना। पहले क्या होता था, केवल सिचुएशन को हैंडल करना है, अर्थात उसमें युद्ध की स्थिति को नहीं आने देना, उसमें मॉडरेशन का काम करना, मीडिएटर का काम करना, ताकि व्यवस्थाएं सही हो सके। पर वर्तमान समय में क्या है, राजनीतिक प्रक्रिया को बहाल करने की भी पहल करनी है। अगर मान लीजिए अफगानिस्तान का मामला है, मान के चलिए, तो वहां पर चीजें क्या थी, पहले हम लोग क्या करते, शांति बहाल करते, सैनिक, यूएन का सैनिक सुरक्षा बल जाता था। तो यहाँ जो क्षेत्र डिस्प्यूट है तो उसको क्या करना है, सही तो करना ही करना है। गृह युद्ध जैसी स्थिति है जो, तो उसको ठीक करना है। शांति एक राजनीतिक बदलाव लाने के लिए क्या करना है, राजनीतिक जो पहल है उसको भी शामिल करना है, कि एक बेहतर प्रक्रिया को अपनाया जा सके। ये सब चीजों को याद रखिएगा, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आपको निशस्त्रीकरण की मदद करना, हथियारों के आवाजाही को रोकना, यह वर्तमान स्वरूप में सिद्धांत बन चुका है इस यूएन का। तो इसके कार्य क्षेत्र भी बढ़े हैं, तो ध्यान रखिएगा। प्रतिद्वंद्वियों में परस्पर समझौता भी कराना है, तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। साथ ही साथ चुनाव प्रक्रिया में सुचारू रूप से संचालन करना, मानवाधिकार की रक्षा करना, उन्हें लागू करना, उन्हें बढ़ावा देना, प्रभावित क्षेत्र में कानून के शासन स्थापना तथा और भी संघर्ष के जो क्षेत्र है, नागरिकों, बच्चों, औरतों की रक्षा करना, अर्थात जो भी मानवीय स्वरूप है अब उसको बेहतर तरीके से लागू करना, इन सब चीजों को याद रखना है। साथ ही साथ 2003 के एक प्रस्ताव में 29 मई, नोट याद रखिएगा। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र शांति सेना दिवस कब मनाया जाता है, 29 मई को। तो ये याद रखिएगा, 2003 के एक प्रस्ताव के बाद क्या किया गया कि 29 मई के दिन संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया। तो 29 मई क्यों इंपॉर्टेंट है, तो संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के रूप में इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी याद रखिएगा। इसलिए इस दिवस का आयोजन किया गया, चुना गया क्योंकि इसी दिन वर्ष 1948 में सुरक्षा परिषद में संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट जो सुपरविजन है, ट्रस्ट सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशन, आपको याद रखिएगा, को UNTSO का गठन किया गया था और यरूशलेम इसकी तैनाती की गई थी। पहला तैनाती किया गया था और इसी की याद में आपको यह दिवस मनाया जा रहा है, तो आपको याद रखना है। अब याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र यह सेना है, ठीक ना, तो सेना यह यूएन की सेना नहीं है, जो इसका सदस्य देश है उसकी सेना होती है और यह ऐच्छिक होती है। जरूरी नहीं कि बॉन्डी आपको यह सेना देनी ही है, आपके राष्ट्र की इच्छा अनुसार यह सेना दी जाती है, जो न कहीं इसकी कमजोरी का भी पार्ट है। एक पार्ट में जब हम लोग कवर करेंगे आज इसके स्ट्रक्चर को, कभी फिर न्यूज में आएगा तो इसके हम डिमेरिट्स जो है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, तो वेट एंड वॉच कीजिएगा। अब संयुक्त राष्ट्र जो गठन के समय सेना के परिकल्पित नहीं किया गया था, बल्कि बदलती परिस्थितियों के साथ इसका विकास होता गया, अर्थात ऐसी कोई सेना जो अस्थाई सेना जैसे होता है, भारत का अस्थाई सेना है, पाकिस्तान का अस्थाई सेना है, अमेरिका का अस्थाई सेना की जो संकल्पना, वैसा यूएन का नहीं। यह संस्था क्या करता है कि जब भी जैसा डिमांड होता है वैसे राष्ट्रों से, जो सदस्य देश है उससे आग्रह करेगा कि इस सेना में आपको अपने कुछ सैनिकों को भेजना है। तो अगर मना कर देगा भारत मान लीजिए, तो उसको जवाब, उस पर कोई दंड या ऐसा कोई प्रावधान नहीं लागू है, ध्यान रखिएगा। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र आग्रह करता है मदद करने के लिए और वैश्विक टकराव को दूर करने, शांति स्थापित करने में मदद करेगा, जो भी अस्थायी व्यवस्था लागू करता है, जो भी लोग आते हैं। इसीलिए भारत एक जवाबदेह राष्ट्र के रूप में विश्व में देखने को मिलता है। कभी भी आप मेल हो या फीमेल हो, हर जगह संयुक्त राष्ट्र सेना में भारत की भागीदारी बढ़ चढ़ कर रहती है। लगभग 1,80,000 से अधिक आपको टोटल जनसंख्या जो सेना है जो यहाँ पर गई है, लगभग 180 के आसपास, मुझे जहाँ तक आंकड़ा याद आ रहा है, लोग शहीद भी हुए हैं। और तो देखिए यहाँ ध्यान रखिए, अगर हाल ही में 3 भारतीयों को इसमें आपको मेडल भी दिया गया था, प्रशिक्षण अवार्ड भी दिया गया था, तो ये सब आंकड़े याद रखिएगा, काम देगा आप लोगों को। तो ये सब चीजें याद रखनी है। कुल मिलाकर यह मानिए कि जो
संयुक्त राष्ट्र का चार्टर है, संयुक्त राष्ट्र परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए संयुक्त कार्रवाई का अधिकार इस सेना को दिया जाता है। ये संयुक्त राष्ट्र जो है आपको, जो संयुक्त यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के संदर्भ में कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना है। तो जो भी देश अस्थायी देश है, ठीक ना, अस्थायी देश और अस्थायी देश, वो कहीं ना कहीं इसमें तो लगे ही रहते हैं, साथ अन्य देश के भी लोग इसमें जो देश है वो आते हैं, सेनाएं उनकी आती है, सहयोग करती है। तो उसका मूल उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। अब संयुक्त राष्ट्र में भारत का योगदान क्या है? संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में भारत का योगदान याद रखिएगा, सॉरी, मैं 1,80,000 बोल दिया, तभी मैं उसमें थोड़ा सा रुक गया था ना, मुझे डाटा कहीं और वेरी कर रहा था, पर दिमाग में कहीं और चीजें चल रही थी। देखिए 1,80,00,000 से अधिक, 18 लाख से अधिक आपको भारतीय सैनिक अभी तक योगदान कर चुके हैं, इसे याद रखिएगा। 18 लाख से अधिक सेनाएं जा चुकी है हमारी सेना यहाँ पर विभिन्न विभिन्न दौरों पर। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ इतना सेना नहीं है, दौरों की संख्या जोड़ी गई है, कितना सैनिक योगदान किया अभी तक, ठीक ना। तो 18 लाख की सेना यहाँ पर देखिए मिले, 18 लाख देख रहे होंगे, 18 लाख, तो सॉरी 18 लाख, 1,80,000 है, सॉरी, हो जाता है कभी मिस चीजें, इतना छोटा लिखा रहता है, नजर भी कभी कभी नहीं आता है। और भारत में 82 देशों में लगभग 800 शांति स्थापना से अधिक कार्य गतिविधि किया गया है। और साथ ही साथ नीले झंडे के नीचे यह कार्य करता है और 160 से अधिक कार्मिकों को यह जीवन आहुति दी गई, लगभग 160 लोगों को। हाल ही में आपको कुछ प्रेसिडेंशियल अवार्ड दिए गए हैं, प्रेसिडेंट अवार्ड यूएन के दिए गए हैं, तो उनका नाम अगर याद होगा तो आप लोग बताइएगा। साथ ही साथ आपको वर्तमान में चल रहे संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना 14 मिशनों 7 मिशनों के तहत भारतीय सशस्त्र बल भी वहां गया है, तो योगदान याद रखिएगा। उन सब चीजों को आपको चीजें दी जाएंगी। तो मैं यहाँ पर चीजें थोड़ा सा देख लूंगा, डाटा यहाँ पर कहीं वेरी हो रहा है, 1,80,000 ही होना चाहिए, पर दिमाग में कहीं 1,18,00,000 भी आ गया, तो इसे देख लेंगे, मैं शेयर कर दूंगा, ठीक ना। आंकड़ा को देख लूंगा एक बार यूएन के ऑफिशियल वेबसाइट पर, क्योंकि मुझे वहां नजर आया था 18 लाख, इसलिए मैं यहाँ देख लूंगा एक बार, जो क्या ये भारतीय विभिन्न सेनाओं की बात कर रहा था या वहाँ टोटल सेनाओं की बात कर रहा था, एक बार देख लूंगा मैं, ठीक ना। जब कॉपी किया था वहां से, तो मुझे वहाँ 18 लाख से अधिक संख्या कहीं दिखी थी, इसलिए मैं थोड़ा सा डाउट हो गया हूँ। भारत की सेना तो इतना ही होनी चाहिए, इससे ज़्यादा तो नहीं होगी, पर वहाँ पर 18 लाख और भी कुछ आपको चर्चा किया गया था, तो हम एक बार देख लेंगे, उसको डाटा वेरिफिकेशन कर लेंगे, ठीक ना। होता है कभी कभी आप जब डाटा सोर्स करो कहीं और से भी, यूएन के चार्टर से किए हो, तो वहाँ किस संख्या में लिखा हुआ था, सुबह सुबह मॉर्निंग में हड़बड़ी में हो सकता है। तो चलिए कोई बात नहीं, माफ़ कीजिएगा इन सब गलतियों के लिए, कभी कभी हो जाता है, हम भी मानो है। तो बाकी सभी चीज़ें की जा चुकी है, ठीक है। तो कल हम लोग फिर मिलेंगे नए न्यूज एनालिसिस के साथ। उम्मीद करता हूँ इन सब चीज़ों को लेकर आप एक्टिव रहिएगा, और जो कल टॉपिक होगा आप लोग यह भी फिर से लिख लीजिए एक बार। सुबह 9 AM में क्या होगा? दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस से संबंधित टेस्ट होगा, ठीक है। 8 PM में आपको क्या होगा? सरप्राइज टेस्ट जो लिया जाता है, पिछले 1 महीने के जो भी क्लासेज हुए हैं, जिसमें आपको दैनिक जागरण का भी रहेगा, कुछ क्वेश्चन रहेगा, करंट अफेयर्स का रहेगा, हिस्ट्री का रहेगा आपको, फिर उसके बाद पॉलिटी की क्लासेज रहेंगी, फिर आपको जीएस कैप्सूल का जो क्लासेज हुई उसका सरप्राइज टेस्ट। और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रखेंगे इसमें, आपको 10-15 क्वेश्चन रखेंगे, इसमें भी 15 क्वेश्चन रखेंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा जो आने वाले एग्जाम में आप लोग को डायरेक्ट वहां से टैली कर सकता है, उसके संदर्भ को तो हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो क्लियर, सभी लोग कल ज्वाइन कीजिएगा, और आज की क्लासेज जो आपको शेड्यूल दिया गया है तो आप जारी रहिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।